Hello everyone, my name is Rishabh Shukla and welcome to Understand UPSC. So I am here to discuss the HLT 1 Part 2. इससे पहले सत्यम सर ने डिस्कस कर दिया था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक एंड वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया होगा कि किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं और क्या क्या डिमांड होती हैं. ओके, सो मैं फिर से वही चीजें एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है इसको कवर करेंगे एंड मेन फोकस जो हमारा होगा वो होगा कि अंडरस्टैंडिंग डिमांड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि यही एक मेजर प्रॉब्लम है जो हमें समझ नहीं आती, इसलिए हम कुछ भी लिखते रहते हैं. जो हमें आता है वो लिख देते हैं और जो पूछा गया वो नहीं लिखते हैं. एंड कई बार छोटे छोटे कीवर्ड्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके से जो आंसर का नजरिया है वो चेंज हो जाएगा, उसको देखेंगे. साथ में स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी होती है क्वेश्चंस की उसके बारे में देखेंगे और साथ में देखेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए. राइट, एंड थोड़ा बहुत जो कंटेंट है मैं आप लोगों को ऐड कराऊंगा कि अच्छा आप ये चीजें लिख सकते हैं और एनरिचमेंट के लिए क्या चीजें ऐड कर सकते हो उसके बारे में भी बताऊंगा मैं. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 से जो है हम शुरू करते हैं. ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपीज को ओपन करिएगा एंड सी कि आप जो डिमांड है क्वेश्चन की उस लाइन पे अपने आंसर्स लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, क्या वो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. ओके, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए. ओके, सो हियर द क्वेश्चन इज हाउ विल यू एक्सप्लेन that medieval Indian sculptures represent the social life of those days. Very simple question. तो हमारे सबसे पहला एफर्ट क्या होना चाहिए, एक बार मैं और क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. हाउ विल यू एक्सप्लेन, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे मिडिवल इंडियन टेम्पल. तो लोगों ने जब ये क्वेश्चन आया था वो टेम्पल तक ही पढ़ा था, बट टेम्पल नहीं, टेम्पल स्कल्पचर्स, जो उस टेम्पल के अंदर जो स्कल्पचर्स हुआ करते थे रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज. ठीक है, तो यहाँ पे स्कल्पचर्स की बात करी गई है और आप लोगों को दिखाना है कि कैसे वो सोशल लाइफ उस टाइम के दिखाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा होता है क्वेश्चन पढ़ना. ओके, उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी तरफ से, हमारी तरफ से यही होता है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको समझना, उसकी टर्म्स को समझना कि इसका मतलब क्या होता है, कुछ चीज हमसे छूट रही है नहीं छूट रही है. एंड सेकेंड पार्ट जो इस प्रोसेस का होता है इस वक्त जो होता है वो ये होता है कि कौन से सिलेबस से आया हुआ है क्वेश्चन. ठीक है, हमें पता है कि GS1 का पेपर है एंड उसके अंदर कौन से पार्ट से आया है, तो इट इज फ्रॉम आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ठीक है, एंड व्हाट इज सेकेंड पार्ट, इसके अंदर हमें क्वेश्चन समझना है. तो क्या कह रहा है, हाउ विल यू एक्सप्लेन, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसको, मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर. तो सोचो ये जो टर्म दी हुई है इसके बारे में सोचो, मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स कौन से होते थे. ठीक है, तो ये स्कल्पचर्स क्या होते हैं, जो थोड़े से 3D स्ट्रक्चर जिनके होते हो. ठीक है, जिनको जैसे कि आप लोग टेम्पल के अंदर जाते हैं, टेम्पल के बाहर जो है बुल की शेप बनाई गई होती है, जो है उसमें जो मूर्ति बनाई गई है वो सारे स्कल्पचर्स के पार्ट हैं. ओके, खजुराहो टेम्पल आपने देखा हुआ है, उसके बाहर जो उनके वॉल्स पे जो बने हुए हैं चित्र, जो आर्ट्स बने हैं, दैट आर स्कल्पचर्स. ठीक है, तो वो चीजें आपको देख करके उन चीजों की आपको बात करनी है. ठीक है, और कब की बात करनी है ये नहीं, हिस्ट्री के भी उठा लेने हैं. ठीक है, तो हमें किस कौन से टाइम की बात करनी है, मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर. तो देखिए कितना लिमिट कर दिया, मतलब कितना फैक्चुअल आ चुका है कि आपको इस पूरे टाइम के जो स्कल्पचर्स रहे उसमें से सिर्फ इस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में पूछ रहा है कि इस टाइम के जो स्कल्पचर्स थे वो रिप्रेजेंट करते हैं सोशल लाइफ. तो सोशल लाइफ ऑफ दोस टाइम क्या होते थे, मतलब उनका रिलीजन क्या था, उनकी डेली लाइफ क्या थी, उन वहां के लोगों की सराउंडिंग्स क्या थी. ठीक है, उनके बारे में क्या ये स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो शो करते हैं, क्या आप कुछ उससे इन्फर कर पा रहे हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना था.
तो जब एक्सप्लेन कर रहा है तो थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बताओ, विद एग्जांपल्स, शो करके दिखाओ। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप था कि क्वेश्चन समझ लेना कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। ठीक है, तो अभी ये चीज हमने क्वेश्चन समझा जनरली, अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसके बाद हम इस चीज को ऑटोमेटिकली देखते रहेंगे हर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट। अभी मैं थोड़ा सा इसको बढ़िया से शो कर रहा हूं। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड स्टेप। ये स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ना, जो आप लोगों ने लास्ट क्लास करी होगी। ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा। एक 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड ये ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये देखा होगा कि कैसे कंपोनेंट्स ऑफ आंसर राइटिंग होती है। तो सबसे पहले आपके अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया। नाउ अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि अच्छा ये डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम आंसर सीखते हैं। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो बड़े बड़े टेस्ट, बड़ी बड़ी चीजें जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। क्रिकेट के अंदर अगर आप लोग कोई खेलता होगा तो वहां पे सबसे पहले उनको सिखाया जाता है डिफेंस करना, बिल्कुल बेसिक चीजें बताई जाती है, कैचिंग, उसके बाद वो बड़े बड़े शॉट्स खिलाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी सेकेंड स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अभी सेकेंड पार्ट है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन के डिमांड को। तो यहाँ पे डिमांड क्या है, डिमांड मतलब जो आपकी बॉडी, मेन बॉडी में जो एड्रेस जो जानना चाहता है वो क्या आएगा, वो यही आपको दिखाना है कि जो स्कल्पचर्स हैं इनकी सोशल लाइफ को दिखाना है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कल्चर। ओके, स्कल्पचर, सॉरी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दिखाते जाओगे कि ये देखो ये चीज शो हो रही है सोशल लाइफ की। जैसे आप डांस दिखा सकते हो, आप उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम होते थे उसके बारे में दिखा सकते हो, रिलीजियस लाइफ के बारे में दिखा सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में दिखा सकते हो। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाते जाओ कि ऐसी कौन सी जगह चीज मिलती है। ठीक है, तो दिस विल बी योर डिमांड ऑफ क्वेश्चन, जो आपको बॉडी में एड्रेस करना है, प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे, मेजर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी आवर थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या था कि अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर। स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर के अंदर क्या था कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको अपने किसको कितना पार्ट देना है। तो सबसे पहले आपका एक इंट्रो आ जाएगा। ठीक है, फिर बॉडी आएगी, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बॉडी आपकी 2 पेजेस मिलते हैं 10 मार्क्स के अंदर। तो बॉडी में आपके यहाँ से ये स्टार्ट होगी हेडिंग के साथ और करीब यहाँ तक जाएगा। ठीक है, करीब 5 to 6 पॉइंट्स आएंगे विद एग्जांपल्स। ओके, एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन। तो ये माइंड के अंदर बन जाना चाहिए। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे क्या आएगा आपका। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे आता है कि अपने कंटेंट को कैसे अलाइन करना है डिमांड ऑफ क्वेश्चन के साथ। मतलब कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मिडिवल टाइम के जो टेम्पल स्कल्पचर थे वो सोशल लाइफ दिखाते हैं, तो इसी पे ही आपका हर पॉइंट जनरेट होना चाहिए, इससे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद प्रेजेंटेशन तो आपको मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक तरफ आप सोशल वैल्यूज लिखो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो एंड एग्जांपल दिखाओ, दिस विल बी योर प्रेजेंटेशन। फिर सेकंड पॉइंट, ये आपने आर्गुमेंट दिखाया एंड उसके बाद एग्जांपल दिखाया। ठीक है, और स्पीड ऑफ पेपर। उसके बाद एनरिचमेंट में क्या करोगे आप, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर एनरिचमेंट में आप एक डायग्राम बनाओ इंडिया का, एंड जो जो आपको लग रहे हैं मिडवल टाइम के जो स्कल्पचर जो जहां फाउंड हुए थे उनके यहाँ पे नाम लिख सकते हो सीधे। तो इससे भी आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जो एनरिचमेंट की बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये तो एक मैंने रिवाइज करा दिया कि अच्छा हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें देखी थी। ओके, नाउ वी कम टू दिस क्वेश्चन कि अच्छा चलो इसको एड्रेस करते हैं, कैसे करना है और आपको कैसे देखना है कि आपने ये चीजें लिखी है नहीं लिखी है। ठीक है, इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा हमें आसानी हुई अपने डिमांड ऑफ क्वेश्चन और इन सब चीजों को समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको आंसर करते हैं। तो इसका आंसर कैसे होगा, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन सोचिए। तो इंट्रोडक्शन जनरली हिस्ट्री के क्वेश्चंस के अंदर या आर्ट एंड कल्चर के जब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से करना होता है। जैसे मुझे जो करना होता है वो इस तरीके से कि
अच्छा हिस्ट्री से क्वेश्चन है तो पहले जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उसको मेंशन कर सकता हूँ, या तो उसके टाइम पीरियड से पहले जो इवेंट डिस्कस करना है, मतलब ये मिडवल टाइम की चीजें जो डिस्कस करनी है उससे पहले की मैं थोड़ी चीजें जो है इंट्रो में बता दूंगा, मिडवल टाइम के जो क्वेश्चन में पूछा गया वो बॉडी में बताऊंगा, एंड उसके बाद जो है कंक्लूजन में उससे जस्ट आगे क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है इंट्रोडक्शन शुरू करने के, या तो आप मिडवल इंडियन स्कल्पचर के बारे में बता सकते हो कि स्कल्पचर्स क्या होते हैं, कैसे सोशल लाइफ को दिखाते हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि स्कल्पचर्स जो है लोगों द्वारा, आर्टिस्ट द्वारा बनाए जाते हैं, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि जो बनाने वाला है वो उसी सोसाइटी में है, उन्हीं की इमेजिनेशन दिखाते हैं। या तो दूसरी तरफ आप कैसे कि स्कल्पचर, टेम्पल स्कल्पचर जो है वो अर्ली टाइम से बनाए जा रहे हैं, एंड उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिखा दोगे कि ये देखिए पहले से भी बनते हुए आ रहे हैं, जैसे यक्ष यक्षिणी, ये एक ट्रेडिशन रहा है हमारे हिस्ट्री के हिस्ट्री के अंदर, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली चीजें हैं वो पार्ट रहा है, उसी प्रकार से मिडवल इंडिया के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ यू विल मेक द हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी हेडिंग क्या होगी, मिडवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिफ्लेक्ट सोशल लाइफ ऑफ दैट टाइम। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से हेडिंग में लिख देते हो, मान लो 2 लाइन में भी जा रहा है, तो दैट डजंट अफेक्ट योर आंसर। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे ये समझ में आ जाता है कि आप जो है अपना आंसर इस क्वेश्चन को अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसको एड्रेस करने की कोशिश करें, एग्जामिनर को सीधे समझ आता है, इसलिए हेडिंग्स बनाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, बेटर प्रेजेंटेशन, आपके भी आंसर जो है इसी पे अलाइन रहेंगे, इधर उधर नहीं भटकोगे। ठीक है, एंड दिस इज हाउ, जो लगातार इस पे जिन्होंने भी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं मेंस के अंदर, वो इसी तरीके से मतलब अपनी चीजें एड्रेस करके आते हैं। राइट, ओके, सो ये हेडिंग बना दी। अब आपको उस टाइम से जो है कंटेंट अपना निकालना है। आपने पढ़ा होगा स्कल्पचर्स के बारे में, ठीक है, कि मिडवल इंडियन टेम्पल जो स्कल्पचर्स थे तो वो कौन कौन से थे, इसके बारे में सोचो, एंड सोशल लाइफ के बारे में सोचो। ठीक है, तो सोशल लाइफ के बारे में आप कैसे सोचोगे, आज के टाइम में सोशल लाइफ क्या क्या है। ठीक है, उन सब हेडिंग्स को थोड़ा सा सोच लो कि सोशल लाइफ के अंदर आपका कल्चर आ जाता है, ठीक है, रिलीजन आ जाता है, डे टू डे लाइफ हो जाती है, ठीक है, एजुकेशन चीजें हो जाती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाती है, नेचर के बारे में हो जाता है। ठीक है, यही पूरी सोशल लाइफ है, जिससे भी सोसाइटी कनेक्ट हो रही है, इंटरेक्ट कर रही है, वो आपकी लाइफ का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये आपको अब टेम्पल के साथ वो शो कर देना है मिडवल टाइम के। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले क्या है, आप लिख सकते हैं रिलीजियस सोसाइटीज को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, रिलीजियस लाइफ स्टाइल दिखाती है। ठीक है, कैसे, जो जैन के टेम्पल्स हैं भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, और भी जो अलग अलग जगह राजस्थान में कई सारी जगह है जहाँ पे आपको इनके टेम्पल्स मिलेंगे, तो वो वहां पे क्या है कि तीर्थंकर्स के जो है स्कल्पचर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो दैट शोज द रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, ऐसी आपको इन्हीं के टाइम में रिलीजियस एंगल जो दिखाता है कि चोला के स्कल्पचर्स, चोला टाइम के अंदर शिवा के स्कल्पचर्स आपको मिलते हैं बहुत सारे बने हुए। ठीक है, तो दैट शोज कि सेविज्म जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वहां पे। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। आप देखो कि मिडवल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्ट स्कल्पचर, तो ये मिडवल टाइम का स्कल्पचर है, ये चोला ने बनवाए थे शिवा के स्कल्पचर, जैना ने तीर्थंकर के स्कल्पचर्स। ठीक है, रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, रिलीजियस सोसाइटी के बारे में, किस टाइम के, उसकी 14-15 जो 12th सेंचुरी थी उस वक्त के टाइम पे। ठीक है, ये वही 10th 11th सेंचुरी के टाइम पे, राइट, तो उस टाइम पे दिखाता है कि लोग रिलीजियस थे।
अब आपने बार बार पढ़ लिया है तो इसलिए हमें पता होता है, नहीं तो ये पता कैसे चला, वो इन्हीं के थ्रू चला कि अच्छा जो चोला अंपायर था उसके अंदर शिवा के भक्त होते थे, डिवोटीज होते थे। ठीक है, तो यही आपको अपने आंसर की डिमांड रखनी है। यही अब आपके पॉइंट्स अलग अलग जगह से सोशल लाइफ के उठ करके आते जाएंगे। ठीक है, ऐसी आपकी ओपन सोसाइटी थी। ओपन सोसाइटी रिफ्लेक्ट होती है एंड सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके बारे में सोसाइटी ओपन थी। अब एग्जांपल में क्या दिखाओगे आप? ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि सोसाइटी वर ओपन टू द सेक्सुअल एजुकेशन। ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू खजुराहो का टेम्पल। ठीक है, जो स्कल्पचर्स लिखे लगे हुए हैं उनके आउटर वॉल्स के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज राइटली आंसरिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये स्कल्पचर आ गया और ये आपके उस टाइम की जो चीज थी उसके बारे में दिखा रहे हैं। ओके, नाउ वी कम टू फर्दर। ठीक है, जैसे कुछ स्कल्पचर्स जो है साउथ में बने थे, तो जो लाइफ दिखाती कि जो सोसाइटी थी दैट ऑल्सो वैल्यू द नेचर। नेचर का भी सेंस था। एग्जाम्पल स्कल्पचर्स एट महाबलीपुरम, जहां पे डिसेंट ऑफ गंगेज है। ठीक है, और भी आपके पास एग्जांपल्स होंगे जहां पे नेचर से रिलेटेड चीजें होंगी। इवन जो सूर्य टेम्पल है वहां पे भी सन की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है। ठीक है, वहां का जो स्कल्पचर है, तो आप देख रहे हो माई फोकस इज नॉट ऑन टेम्पल्स, माई फोकस इज ऑन स्कल्पचर्स दैट आर ड्यूरिंग मिडवल पीरियड। ठीक है, उनके ऊपर अपने को फोकस रखना है। राइट, अब मिडवल पीरियड क्या है? यही है कि जो 7th 8th के बाद से, मतलब जब एंशिएंट वाले खत्म हो रहे थे, गुप्ता अंपायर वगैरह जा रहे थे, तो धीरे धीरे मिडवल इंडिया की शुरुआत, ट्रांजिशन फेज स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, आफ्टर दैट क्या हुआ कि ठीक है, ये वाला थोड़ा आप कह सकते हो कि ये एंशिएंट में आ गया, क्योंकि सिलेबस में हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन ये पल्लवास के टाइम पे जो बना था। राइट, बट इनको जो सन टेम्पल है इनकी बातें जो है आप रख सकते हो कि अच्छा नेचर और जो सोसाइटी इंपॉर्टेंट वैल्यू देती थी नेचर को, उसके बारे में। राइट, इसके बाद कुछ स्कल्पचर्स हैं जो इकोनॉमी को दिखाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो ये कौन सा कहाँ पे है? ये तो विरूपक्ष टेम्पल जो है उस वो टेम्पल जो है हॉर्स ट्रेड टेकिंग प्लेस, उसका स्कल्पचर दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी। ओके, इसके अलावा आप जैसे ब्लैक पगोडा वगैरह है। ठीक है, तो वो दिखाते हैं कि किस तरीके से शिपिंग को हेल्प करते थे। राइट, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं वो किस तरीके से आपके जो ऑब्जर्वेटरी सिस्टम्स थे, ठीक है, डायरेक्शन वगैरह की जो चीजें थी, उसकी सेंस इन स्कल्प यहाँ के प्रेजेंट स्कल्पचर्स के थ्रू होती थी। ठीक है, यहाँ पे जैसे वो आपका कोणार्क टेम्पल के अंदर जो 7 हॉर्सेस हैं और उनका पूरा रथ बना हुआ है। राइट, ठीक है, उसके बाद आपको स्कल्पचर्स किसके दिखते हैं? एनिमल्स के दिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? दिस रिफ्लेक्ट की इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स इन द सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंट एग्जांपल दिखते हैं, नंदी, एलिफेंट। ठीक है, इनके स्कल्पचर्स दिखते हैं आपको। राइट, और उसके बाद जो है, जो ये स्कल्पचर्स बनाते हैं, इससे ये दिखता है कि कल्चरल एस्पेक्ट भी शो होता है उस टाइम का, कि देखो उनकी रुचि हुआ करती थी अपने आर्ट एंड कल्चर को दिखाने की, इसमें उनका रुचि रहा है। ठीक है,
वुमेन रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उन सब चीजों के बारे में आप इसी तरीके से मेंशन कर सकते हो, राइट। तो ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो है आपने भी पढ़े होंगे, उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट में मे भी यहाँ पे थोड़ी कम मैं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये क्या है कि इस तरीके से आपको जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसमें से चीजें इस तरीके से डालनी है, ठीक है। आपका अलाइनमेंट देखो इस तरीके से होना चाहिए कि क्वेश्चन को डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है कि मिडिवल टाइम की बात कर रहे हो, जितने भी एग्जांपल्स आए हैं, ठीक है, और सोशल लाइफ को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो किसके थ्रू, स्कल्पचर्स के थ्रू, ठीक है। तो इसको अगर आप एड्रेस कर रहे हो तो आपके मार्क्स आते जाएंगे, ठीक है। और क्या दिखते हैं ऐसी आपके वो मेन डीटी, ठीक है, उनकी और साथ में जो अलग अलग जगह पंचयातन में जो अलग सब्सिडरी गॉड्स होते हैं, तो वो भी दिखाते हैं कि कैसे सोसाइटी जो रिलीजियस वैल्यूज थी उसके अंदर आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस क्या थी, किस तरीके से वो दिखाई जाती थी, ठीक है। ऐसी कई सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ओके। फिर जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं वो कौन से गॉड के बनाए गए हैं, किसके, तो उससे आप फिर से रिलेट कर सकते हो कि वो फिलोसफिकल चीजें दिखाते हैं उस सोसाइटी की, ठीक है। इस तरीके से आप जो है चीजें इसमें बतानी थी हमें ओवरऑल, ठीक है। नाउ नाउ इसको एंड कैसे करना है, इसको एंड इसी तरीके से कर देना है कि दिस इज जनरली, ये तो एकदम फैक्चुअल है, तो इसको इसी तरीके से एंड कर दो कि दिस इज हाउ स्कल्पचर्स एबल टू रिफ्लेक्ट द सोशल ऑफ दोज डेज इवन टुडे। द स्कल्पचर ऑफ, जैसे कि अगर हम बताएं गांधी जी का बनाया जाता हो, ठीक है, या फिर बुद्धा जी का जो बनाया गया है महापरिनिर्वाण के ऊपर स्कल्पचर, ठीक है, तो या फिर स्टैचू ऑफ जो सरदार वल्लभ भाई जी का बनाया है या रामानुजा जी का बनाया है, ठीक है, तो दे शो की ये रिफ्लेक्ट करती है ना हमारी सोसाइटी की वैल्यूज को, इक्वालिटी का वैल्यू दिखाता है, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वैल्यू दिखाती है, ठीक है। तो ये चीजें आप इससे कनेक्ट थोड़ा बहुत अगर कर पाते हैं तो इससे कनेक्ट करके कंक्लूड कर सकते हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट क्या है, इसके अंदर जो एक एनरिचमेंट वाला पार्ट होता है वो आपको, जैसे मैं पहले बता ही रहा था, उसके अंदर आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ वैल्यू ऐड करना है तो यहाँ पे मैप बना दीजिए, और जो जो आपने अपने आंसर में एग्जाम्पल दे रखे हैं ना उनको यहाँ पे प्रेजेंट कर दो, दिखा दो कि यहाँ पे कोणार्क टेम्पल यहाँ पे है, खजुराहो टेम्पल यहाँ पे है, और जो अपने चोला अंपायर की बृहदेश्वर वगैरह टेम्पल की बात करी वो यहाँ पे है, महाबलीपुरम यहाँ पे है, ये थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो इसको मैप कर दो, इसके भी नंबर कुछ हाफ मार्क्स 1 मार्क्स कुछ मिल जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैल्यू एडिशन, ऐसे आप मैप बना लोगे, ठीक है। तो ये लग भी नहीं रहा कि आप क्वेश्चन से कहीं डाइवर्ट होकर के कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, इट इज टोटली अलाइन विद द क्वेश्चन, पूछा नहीं है तो भी हमने दिखा दिया। और इससे बेहतर भी है ना कि आपको ये नहीं लिखना पड़ रहा बार बार कि ये वाला टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा में है, कहाँ पे है, मैप के थ्रू आपने दिखा दिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड, ओके। आई होप ये कुछ चीजें समझ आई होंगी, राइट, ठीक है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर यही देखना है कि आपने इस तरीके से मैपिंग करी है नहीं करी है। जनरली इसके अंदर गलतियां क्या होंगी मैं बता देता हूँ, जो मेजर मिस्टेक आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर जो मेजर गलतियां देखने को मिलेंगी वो ये होंगी कि बहुत सारे लोग, क्योंकि ये हमारे मेंस के पेपर में जिस साल आया था उस साल की बात है ये, ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस स्कल्पचर के ऊपर नहीं लिख के आए, वो मिडिवल इंडियन टेम्पल्स के बारे में बताया है उन्होंने, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आई, ठीक है, सिर्फ टेम्पल्स के बारे में बात हो रही है। दूसरा, कुछ लोगों ने क्या ये मिडवल भी नहीं ध्यान दिया, सिर्फ टेम्पल्स को बताया, तो यहाँ पे एंशियंट मॉडर्न जो भी आया वो सब लिख दिया, ठीक है। और ये जो कई लोगों का क्या होता है कि सोशल लाइफ को ना बस वो सोसाइटी से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो इसको क्या है कि आपको एक्सपेंड करना है, अभी से सोचना है। तो ये अभी जो मैंने आपको बताया कि ये देखिए ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, तो जो जो लोग अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है, इनके
जो रैंकर्स हो रहे हैं, जिनके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे यहीं से मल्टी डायमेंशनल बनाते हैं। आप सोचो ना, आपकी सोशल लाइफ में क्या क्या आता है, आप किस किस चीजों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको यहाँ पे सोच लीजिए, अभी लिख लीजिए। नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा, नहीं जनरेट कर पा रहे टाइम में, तो यहाँ पे लिखिए उसी क्वेश्चन के ऊपर कि देखो ये एंगल हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अभी तो लर्निंग फेज है, तो अभी लिखोगे तो यही पॉइंट फिर आपके आंसर में आएंगे। तो अगर अभी आपको यही अलाइन करना, अपना आंसर सीखना है, यही है आर्ट ऑफ राइटिंग, कि मतलब कंटेंट सबके पास होगा, सबको पता होंगी यही चीजें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, फिर डिमांड ऑफ क्वेश्चन एड्रेस नहीं होता। सोशल लाइफ में हम बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने आप को, फिर ये मैपिंग नहीं हो पाती। ठीक है, चलिए फिर, तो अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूफी and medieval mystic saints failed to modify either religious ideas and practices। ठीक है, जो रिलीजियस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस थी, या फिर कहो कि और द आउटवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू मुस्लिम सोसाइटी टू एनी अप्रिसिएबल एक्सटेंट, कमेंट। ठीक है, तो अभी सबसे पहले वही है, दोबारा से सोचो। अगर आप लोगों ने अभी आंसर लिख लिया है और दोबारा से ये देख रहे हैं, अपनी कॉपी चेक करने जा रहे हैं, उससे पहले एक बार खुद साइड में कॉपी रख लो एंड थिंक, रोक कर पॉज करके वीडियो। ठीक है, थिंक कि अच्छा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में चीजें सोची थी या अभी समझी, मैं उसको अप्लाई करके यहाँ देखता हूँ। ठीक है, राइट इट। जैसे जैसे एक एक चीज बताई ना पहले, दूसरी हेडिंग कि अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के हर कीवर्ड को लिखो, क्या कहना चाह रहा है। दूसरे पार्ट में इसका मेन बॉडी में क्या आ गया, क्या कंटेक्स्ट है। ठीक है, तीसरा, इसके अंदर अलाइनमेंट किस तरीके से होगी, कि कमेंट लिखा है, कुछ कीवर्ड लिखा है कि नहीं लिखा, उसके अकॉर्डिंग सोचो। ठीक है, फिर उसके अंदर, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डाल सकते हो, क्या चीज शो कर सकते हो, कैसे एग्जाम्पल शो करने हैं। ठीक है, तो वो जो चार पांच चीजें जो बताई गई हैं, अभी शुरुआत के जो जस्ट इनिशियल स्टेजेस पे हैं, खासकर जो राइट टू प्रिपेयर फॉर मेंस हैं, राइट, ठीक है, जो प्रिपेयर करना चाहते हैं मेंस के लिए, स्टार्ट विद दिस स्पीड, एकदम स्लोली सीखो। लेकिन बेस अच्छा हो जाएगा ना, ये चीजें अगर आ गई आपको, तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस भी ना बहुत इजीली, फिर ये माइंड में आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब जैसे हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, तो हमें अभी वो एक एक स्टेप नहीं लिखने, हम डायरेक्ट इसको एड्रेस करने लगेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, सूफी एंड मिडवल मिस्टिक सेंट। आप लोग देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, ये आर्ट आर्ट एंड कल्चर से है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में कौन सा टॉपिक पढ़ते हो आप, और दिस इज टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी मेंस के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, देखो लगातार जो एनसीईआरटीज में टॉपिक रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलते हैं, चाहे लिटरेचर का हो, चाहे कल्चर से हो। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं जो स्कल्पचर है, दैट इज रेफरिंग फ्रॉम द, हैज रेफरेंस फ्रॉम द एनसीईआरटी, एंड ये भी जो है एनसीईआरटी से ही है। क्यों, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है सूफी सेंट और सूफी जो लोग हैं, और जो ये मिस्टिक सेंट्स है, जो भक्ति मूवमेंट वाले लोग हैं। ठीक है, उनका टॉपिक दिया हुआ है, तो आप ये फाइंड कर लो कि ये कहाँ से पूछा गया है, कौन सा सिलेबस है। तो आर्ट एंड कल्चर का है, टॉपिक क्या है, वही सूफी सेंट एंड जो आपके ये भक्ति मूवमेंट के सेंट्स थे। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको रेफर किया जा रहा है। एंड आप लोगों को तुरंत फिर इनके पूरी सिलेबस याद होना चाहिए कि अच्छा क्या क्या हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, क्या इन्होंने सक्सेस पाई, इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो जैसे ये दिमाग में आएगा, नाउ यू एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा क्वेश्चन क्या कहने वाला है। क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो देखो, सूफी एंड मिडवल मिस्टिक सेंट्स failed to modify either the religious ideas and practices or the outward structure of Hindu Muslim society। ठीक है, इतना समझ लिया हमने, ये कौन होते, समझा ना, ये सूफीज कौन थे। ठीक है, एंड जो भक्ति मूवमेंट वाले सेंट थे ये कौन थे। तो जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के अंदर चल रहा था, उनके खिलाफ ये लोग खड़े हुए थे, उनके ऑल्टरनेट में ये खड़े हुए थे।
राइट। ये सबको इक्वल स्टेटस दिलाना चाहते थे। जो सिर्फ ब्राह्मणिकल जो एक चीज चल गई थी हिंदुइज्म के अंदर कि वही पढ़ेंगे, जो पूजा वगैरह का काम है, संस्कृत बस उन्हीं तक है, दूसरे लोगों तक एक्सेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी वाली बात है उस चीज को इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश करी, चाहे वो इस्लाम में हो या हिंदुइज्म में हो। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कीवर्ड। नाउ वी, अभी हम फर्स्ट स्टेप पे हैं। अब दूसरा क्या है कि ये कुछ मॉडिफाई करने में फेल हो गए। ठीक है, अभी नहीं समझते। दूसरा कीवर्ड क्या है? रिलीजियस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। तो रिलीजियस आइडियाज और प्रैक्टिसेस क्या थे? ये वही रेफर कर रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स वाले, उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी। ठीक है, कि मंदिर में जाके पूजा करनी है, उसके बाद आपको भजन और ये क्या कहते हैं कर्म कांड और काफी सारे प्रैक्टिसेस, जैसे कि आपको मुस्लिम्स के अंदर जैसे कि ये प्रैक्टिस था कि आपको कुछ पार्ट ऑफ इनकम देना ही देना है। ठीक है, एंड कुछ रिगरस प्रैक्टिसेस जो काफी तकलीफ होती थी। ठीक है, वो सब चीजें हुआ करती थी। ठीक है, और रिलीजियस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस की बात हो गई। दूसरा क्या कह रहे हैं? उनके स्ट्रक्चर। तो रिलीजन के अंदर स्ट्रक्चर्स भी थे। ठीक है, ये वर्ना सिस्टम था। ठीक है, मुस्लिम्स के अंदर भी कुछ डिविजन्स हुआ करते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये आपने सेकंड स्टेटमेंट समझ ली, जो सेकंड फ्रेजेस थे। राइट, तो क्वेश्चन में समझ आया जो मेन कीवर्ड्स थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब पढ़ो दोबारा से, सूफी एंड मिडिवल मिस्टिक सेंट। तुरंत दिमाग के अंदर पिक्चर बननी चाहिए, कब की बात हो रही है, क्यों हो रही है थे, तो ये सारी चीजें आई। फेल टू मॉडिफाई ईदर द रिलीजियस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। मतलब जो रिलीजन के आइडिया और प्रैक्टिस थे उनको मॉडिफाई करने में फेल हुए, और अ, और ना ही वो जो आउटवर्ड स्ट्रक्चर था हिंदू और मुस्लिम सोसाइटीज का, उसको वो चेंज कर पाए, मॉडिफाई कर पाए। जो जैसा था वैसा का वैसे ही था। ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। कह रहे हैं इस पे कमेंट करो। राइट, अब आप देखो, अगर कमेंट आता है, आप लोग पोस्ट करते हो। ठीक है, मान लो कोई आपने कोई ओपिनियन पोस्ट किया इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो वहां पे दूसरे लोग क्या देते हैं? कमेंट करते हैं। जो एक समझदार व्यक्ति होगा वो क्या देगा? वो एक बैलेंस कमेंट देगा, दोनों तरफ का बता देगा। एक जो एक विंग का जो आपका बड़ा फॉलोअर होगा एकदम, वो कहेगा बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। दूसरा कहेगा जो आपके अगेंस्ट है, वो कहेगा नहीं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, लेकिन एक अच्छा जो समझदार होगा वो क्या करेगा? एक अच्छे कमेंट देके जाएगा, दोनों तरफ मतलब कि दिखाएगा, एनालाइज कराएगा, थोड़ी सी चीजें बताएगा ठीक ठाक। एंड तीनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह, अगर जब तक आप जस्टिफिकेशंस दे रहे हो। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ जी बिल्कुल सही बोला गया इस स्टेटमेंट में, कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, वो मॉडिफाई नहीं कर पाए, एंड ही विल गिव एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कि देखो आज भी वर्ना सिस्टम चला आ रहा है, आज भी विमेन को जो है पैट्रियार्की झेलनी पड़ रही है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी दिखता आया उसके, जब तक वो रहा भक्ति मूवमेंट और सूफिज्म, वो चीजें दिखती रही सोसाइटी के अंदर। इक्वालिटी नहीं आई, जो उनका मेन फंक्शन था, जो मेन उनका ऑब्जेक्टिव था। राइट, तो ये चीजें बताएंगे और साथ में ये बताते जाएंगे कि क्यों नहीं हुआ, उसके रीजंस दिखाते हुए जाएंगे अपने आर्गुमेंट्स में। राइट, और दूसरी तरफ कि कौन से लोग होंगे जो कहेंगे नहीं जी ये गलत स्टेटमेंट है। वो दिखाएंगे कि इन्हीं की वजह से देखो रिलीजियस रिफॉर्म्स आने शुरू हुए थे, इन्हीं की वजह से जो है कहीं ना कहीं वो जो इतने सालों की जो एक ऑर्थोडॉक्सी थी उसके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हुए। और देखो इतने बड़े बड़े सेंट्स स्टार्ट हुए, और उनका देखो रेलेवेंस आज तक दिया जाता है, आज तक उनके रेफरेंस दिए जाते हैं। ठीक है, एंड उनकी बताई हुई चीजें देखो आज भी कितने सारे संप्रदाय हैं, कितने सारे सिलसिलाज हैं, कितने सारे चिश्ती की दरगाहें हैं। ठीक है, एंड नाउ अ पर्सन विल कमेंट लाइक कि अच्छा देखो फेल तो हुए हैं मॉडिफाई करने में, नहीं तो आज ये दिक्कतें नहीं होती। ठीक है, और उसके बारे में आप बताते कि क्यों फेल हुए। एंड दूसरी जगह आप जाते जाते ये दिखाते कि नहीं कुछ चीजें तो करके गए, कुछ चेंजेस तो आए, वो चीजें दिखा दोगे आप। ठीक है, तो कमेंट में इस तरीके से आप सोच सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये चीज अब हम इसको ये जो है
आपका क्वेश्चन है, अभी हमने क्वेश्चन समझा, ठीक है। और साथ में हमने ये देखा कि अब डिमांड को देख लेते हैं, डिमांड क्या है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की डिमांड यही है, ये वाली चीज, कि बता दो कि वो फेल हुए या पास हुए, सच में वो मॉडिफाई कर पाए या नहीं कर पाए। आपका ऐसा क्या मानना है, आप कमेंट करिए, आप बोलिए। तो वो आपका बीच में आना चाहिए, मतलब कि बॉडी पार्ट में वो रहेगा। ओके, ठीक है। और इसका इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होगा, कि आप इसका जनरली जब भी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इनसे जब क्वेश्चन आता है तो गिव अ टाइम पीरियड हिस्ट्री के अंदर, मतलब जो मैंने अभी तक सीखा है इन चीजों को लेकर के, ठीक है। उस टाइम पीरियड को डिस्कस करते हुए, या फिर भक्ति मूवमेंट और सेंट मूवमेंट, ये जो सूफीज्म वगैरह स्टार्ट हुए, इनका पर्पस क्या था, उससे स्टार्ट करिए एंड देन आंसर करते चलिए, ठीक है। तो एंड तीसरा स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इंट्रोडक्शन, हेडिंग, हेडिंग में क्या आएगा, फेल टू मॉडिफाई, ठीक है। एंड बाद में नेक्स्ट पेज पे आकर के still but however able to contribute on few things, तो on following, तो वो दो जो भी आपको चीजें लगती है जो उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है उसके बारे में बता दो। एंड नाउ कंक्लूड, कि देखो उनका रेलेवेंस जो है कहीं ना कहीं आज भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो सकता था, इन माय ओपिनियन, ठीक है। चलिए फिर अब इसको आंसर करते हैं। हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में यही बताना है कि भक्ति और सूफी मूवमेंट कब स्टार्ट हुए, है ना। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है। क्यों क्यों मैं कह रहा हूं कि इसको इंट्रोडक्शन दे दो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है ना थोड़ा सा पार्ट, ये देखो, है ना। तो इनको यूज कर लो, इनको किस कब काम आएंगे ये लोग, है ना। स्टेटमेंट के जो कीवर्ड्स हैं उसको एक्सप्लेन कर दो, तो इससे दो चीजें फायदा होते हैं। एक तो आप जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, उस चीज को आप शो कर दे रहे हो कि हाँ देखो थोड़ा बहुत मुझे पता है जो आप पूछना चाह रहे हो उसके बारे में, ठीक है। एंड दूसरी बात क्या होता है कि आपको इंट्रोडक्शन के लिए कुछ और नया सोचना नहीं है, क्वेश्चन के अंदर से ही उठा करके दे दिया, एंड इट इज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाहर है नहीं। तो आप बताओ सूफी एंड मिडिवल मिस्टिक सेंट्स कब स्टार्ट हुए, उनका टाइम पीरियड बता दो, ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर। एंड गिव वन टू एग्जांपल मिडिवल मिस्टिक सेंट्स के, ठीक है, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, सोहरावर्दी, ये कुछ सिलसिला से उनके बारे में बता दो, ठीक है। तो ऐसी एक दो, तो यहाँ पे दो एग्जांपल दे दोगे ना, एक एक दोनों तरफ से, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को ना यहाँ पे आपको मार्क्स देना पड़ जाएगा, ठीक है। उसको लगेगा कि हाँ इट इज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन एंड इट इज रेफरिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मार्क्स, तो यहाँ पे मार्क्स आप लोगे, जबरदस्ती लोगे, एग्जामिनर को यहाँ मार्क्स देना ही पड़ेगा। हाफ जो आप इसको समझा रहे हो ना, सूफी एंड मिडिवल मिस्टिक सेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, उसका टाइम पीरियड बता रहे हो, ठीक है, एंड एग्जाम्पल दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं 1 मार्क्स आप ले लोगे। अदरवाइज उसके डिस्क्रिप्शन पे रहेगा इंट्रोडक्शन के अंदर कि वो दे या ना दे, ठीक है। उसके बाद आपको हेडिंग बनानी है, सूफी एंड मिडिवल सेंट्स फेल टू मॉडिफाई इवन रिलीजियस आइडिया एंड प्रैक्टिसेस और आउटवर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके अंदर आप बात करते रहो कि ऑर्थोडॉक्स जो सिस्टम्स थे उसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं एड्रेस कर पाए, ऐसी क्यों लगता है आपको। एंड सेकेंड हेडिंग में आप बताओ कि नहीं कुछ चीजें करी हैं उन्होंने, ठीक है। तो और बाकी प्रेजेंटेशन आपका किस तरीके से होगा, तो प्रेजेंटेशन में हमने बात करी कि मेजर पार्ट जो है, मेजर पोर्शन ऑफ जो 2 पेज है वो करीब आपका जाएगा, जैसे ये पेज हुआ, यहाँ पे इंट्रो खत्म हुआ, यहाँ से लेके और अगले पेज के यहाँ तक आपका एक पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट में आप दिखा सकते हैं, एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। मतलब ये दूसरे पेज में करीब 40 to 50% पे आप इसको रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्वली इसको एड्रेस करोगे आंसर को, ठीक है। थोड़ा सा कंटेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या था कि आप कह रहे हो कि नहीं, जो भक्ति मूवमेंट है और सूफी है, इन्होंने एड्रेस नहीं किया, नॉट एबल टू मॉडिफाई, सॉरी, नॉट एबल टू मॉडिफाई। ठीक है, बाकी आप अपनी मर्जी से मत इसको चेंज किया करना, मतलब कि जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना, सेम हेडिंग जो है यूज करो अपने आंसर में, इट विल बी रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, और आप भी जो है क्वेश्चन से भटकोगे नहीं। नहीं तो आप ट्राई करोगे, आप अपने आंसर में देखोगे बहुत सारे लोगों ने इस हेडिंग को चेंज करी होगी, क्वेश्चन से नहीं उठाई होगी, अपनी मर्जी से लिखेंगे। तो अपनी मर्जी से लिखोगे तो फिर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे आंसर्स में भी। ठीक है, तो अभी भक्ति मूवमेंट जो है नहीं मॉडिफाई कर पाया। ठीक है, तो अभी कैसे, जैसे कि जैसे कि आप देखोगे कि जो वर्ना सिस्टम था इन सोसाइटी इन दैट टाइम, थ्रू आउट द पीरियड एग्जिस्ट करता रहा। ठीक है, बट वो एड्रेस नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये लोग हमेशा करते रहे कि ये गलत है, सोसाइटी इक्वल इक्वल है, यहाँ पे चॉइसेस होनी चाहिए, इन सब की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे कि सबके सभी जो है भगवान के चिल्ड्रन है। ठीक है, इक्वली भगवान की पूजा करने का एक्सेस है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रैक्टिस नहीं होती थी। राइट, तो ये फेल हुए बिकॉज इनके इनका जो सिस्टम था, ठीक है, जो इनके सिस्टम थे, जो रिलीजियस आइडियाज जो थे, उनके जो सिस्टम्स थे, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके पास ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं था खुद का, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जहां पे ये मिल करके बैठ करके इन चीजों के अंदर मॉडिफिकेशंस पे बात कर सके। ठीक है, तो दिस विल एड्रेस योर आंसर प्रॉपर। ठीक है, आपने दिखाया कि ऐसी कौन सी चीज जो थी वो मॉडिफाई नहीं हुई, कौन सी प्रैक्टिसेस थी जो मॉडिफाई नहीं कर पाई ये लोग। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका एक तरीके का। ठीक है, ऐसी जो रिलीजन का और पॉलिटिक्स का उस टाइम पे जो राजा वगैरह हुआ करते थे, उनका क्या था, नेक्सस था, सपोर्ट लिया करते थे, जो करते थे वो होता था। ठीक है, बहुत ज्यादा रिलेशन हुआ करते थे, तो इसकी वजह से क्या होता था, पर्टिकुलर कम्युनिटी को फायदा पहुंचता था। ठीक है, इसको भी ब्रेक नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि कुछ जो सूफी सेंट आए, जो उसके अंदर फर्दर जो सेक्ट्स आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पेट्रोनेज ले ली। उन्होंने भी, उन्होंने नहीं मना किया, पहले वालों ने मना किया, जैसे कि हमें नहीं चाहिए पॉलिटिकल पेट्रोनेज, हम अलग हैं। ठीक है, तो उनकी पॉलिटिकल पेट्रोनेज पे चले गए, तो वो किसी स्ट्रक्चर में चेंज, मतलब कि जो पॉलिटिक्स बोलती थी वो करते थे और उनसे आर्म्स लेते थे, तो दोनों तरफ से काम होता था। ठीक है, और जिन्होंने सोचा कि हम सोसाइटी के अंदर से चेंज लाएंगे, जो सूफी सेंट थे, वो फिर गवर्नेंस पे इम्पैक्ट नहीं ला पाए, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, जो राज्य था, साम्राज्य था। ठीक है, तो इसलिए आपको सोसाइटी के जो मेजर पार्ट था उसके अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि इनकी जो टीचिंग्स थी, देखो चाहे आप भक्ति मूवमेंट ले लो या सूफिज्म ले लो, इन दोनों के अंदर आप देखते हो कितने सारे सेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर भी सोहरावर्दी हो गए आपके, चिश्ती हो गई, नक्शबंदी हो गए। ठीक है, तो इतने सारे सेक्ट्स हो गए, सभी अलग अलग प्रीच कर रहे हैं, तो इनको जो है यूनाइट कर पाना लोगों को, वो चीज नहीं हो पा रही थी, रेदर ये आपस में भिड़ने लग गए थे। ठीक है, इसलिए जो स्ट्रक्चर्स थे, जो उनको ब्रेक कर पाना था, जो लोगों, जो सोसाइटी इस पर्टिकुलर रिलीजन को जो है फॉलो कर रही थी, उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे ये लोग। ठीक है, तो जो जो उनकी जो उनकी आइडियाज थे, जो उनकी थियोलॉजीज थी, जो उनकी फिलोसफीज थी, उसको नहीं एड्रेस कर पा रहे थे। कैसे, एग्जाम्पल में, जैसे आइडियल आइडियल पूजा बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है,
अब इसको जो है भक्ति सेंट्स आए, उन्होंने कहा नहीं, निर्गुणा पूजा करो, ठीक है। लेकिन फिर इसी भक्ति सेंट्स के अंदर सगुन वाले लोग भी आ गए, जिन्होंने रूप दे दिया किसी एक पर्टिकुलर भगवान का। दो उन्होंने रिजेक्ट किए, लेकिन खूब सारे को, प्लूरैलिटी ऑफ गॉड्स को रिजेक्ट किया, लेकिन एक गॉड को माना एंड उसको नाम दे दिया कृष्ण भगवान या विष्णु, शिवा, राम, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फिर से वो अलाइन हो गए, राइट। तो ये एक पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आप दिखाओ कि बहुत सारे जो सोशल इश्यूज थे, दैट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कस्टम इन रिलीजन, चाहे वो सती प्रथा हो, चाइल्ड मैरिज हो, पैट्रियार्कल हो, एट्रोसिटीज हो ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन्स, ठीक है, देवदासी सिस्टम हो, ये सब प्रैक्टिस में थे थ्रू आउट मिडिवल पीरियड, जब तक ये रहे, ठीक है। तो वो जो रिलीजियस आइडियाज थे उसके अंदर मॉडिफाई करने में फेल हुए, यही आपको बताना था, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट एग्जाम्पल के साथ एनालिसिस करके आ गए हमारे पास, ठीक है। इनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन का विजन नहीं था, जिस तरीके से रिलीजन का हुआ करता था कि हमें ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स रखने, ठीक है। तो ये सारे आपको दिखाने थे पॉइंट, 4-5 पॉइंट दिखाते हैं यहाँ पे एक हेडिंग के अंदर। एंड नाउ कम टू द सेकंड हेडिंग, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अभी इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ा गया, देखो कैसे डिमांड मीट होती है। नहीं तो क्या करोगे अब इसके अंदर, जैसे कई सारी जगह पे क्या दे रखा है कि सिंपल, हर जगह रीजंस दे रखे हैं। अगर किसी ने कुछ कुछ जगह पे जो मॉडल आंसर्स अगर देखे होंगे तो उन्होंने ये दे रखे हैं कि क्यों नहीं मॉडिफाई कर पाए, बल्कि उसने स्टेटमेंट दिया तो आपको उस पर कमेंट करना है कि ठीक है मॉडिफाई क्यों नहीं कर पाए, वो एक पार्ट होगा, लेकिन आपको ये भी दिखाना है कि रिलीजियस आइडियाज कौन कौन से थे, उनको कैसे फेल होते हुए दिखाना है, वो दिखाना है आपको। अरे उसके पीछे फिर रीजन दिखा दो, वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, वो आपकी तरफ से एनालिसिस होगी, वो आपकी दिखाएगी कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड है, आपको समझ आया है, ठीक है। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि कमेंट बोला है और हम एक तरफ क्यों रुके, है ना, कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहे होंगे ना। तो हाउ टू प्रेजेंट दिस, अभी हमने 1.5 पेज ले लिया है करीब, इंट्रोडक्शन आया यहाँ पे एंड एक हेडिंग आई, हमने यहाँ राइट किया, नेक्स्ट पेज पलटा, 5 पॉइंट आते आते यहाँ पे ये इतना फिल हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास, और अब जो सेकंड पार्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एनालिसिस पार्ट है, ये हमारा सेकंड डायमेंशन है, ठीक है। लेकिन कोर ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। कोर ऑफ द क्वेश्चन क्या था कि फेल होने में, मॉडिफाई करने में फेल हुए हैं, ठीक है। तो अभी सेकंड पार्ट है, तो इसको हमें दिखाना भी इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस पार्ट दिखाना है, लेकिन दिस कैन नॉट बी अ पूरा पेज, ठीक है। तो ये होता है आपको चॉइस करना है कि प्रेजेंट कैसे करना है अपनी चीजों को, अपनी चीजों को कैसे समझना है, किसको कितना टाइम देना है, कितनी स्पेस देनी है, राइट। तो यहाँ पे आप लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको अब लिखना है कि हाउएवर, अब जो दूसरी साइड है, ठीक है, सूफीज एंड दीज मिस्टिक सेंट्स have successful in following things, ठीक है, और were able to bring some influence in religious ideas and practices as follows, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको प्रेजेंटेशन थोड़ी ठीक दिखानी है, दिखाना है कि अच्छा ठीक है इसके अंदर ज्यादा पॉइंट नहीं है, मुझे बस दिखाना है, पेज नहीं बच रहा, तो चार चार पॉइंट ऐसे बना दो, स्पोक, हब एंड स्पोक डायग्राम, ठीक है, एंड लिख दो कहाँ कहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिले। जैसे इनकलकेटेड प्रोग्रेसिव आइडियाज, ठीक है, इन सोसाइटी, तभी तो वो कुछ इक्वालिटी वाली चीजें आई सोसाइटी के अंदर, तभी तो वो रिफॉर्म्स जो है उनकी मांग होनी स्टार्ट हुई, चाहे वो कबीर दास जी के दोहे हो, उनके थ्रू सोसाइटी के अंदर जो दो छोटे लेवल पे थोड़ी चेंजेस आने स्टार्ट हुए, बट चेंजेस बिगन तो हुए, सक्सेस सक्सेस इतनी तो मिली कि एटलीस्ट लोगों को अवेयर कर पाए, ठीक है, इस चीज को लेकर के बोल सकते थे, ठीक है। दे वर सक्सेसफुल इन ट्राइबल रीजन्स, ठीक है, वहां पे ये लोग काफी सक्सेसफुल हुए, क्यों, क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के अंदर ये लोग अपनी बातचीत बताते थे, ठीक है।
संस्कृत इनका मीडियम नहीं था, तो उसकी वजह से भी ये पॉपुलर हुए, दो लिमिटेड एरिया से, लेकिन इन्फ्लुएंस तो लेकर के आए। ठीक है, जैसे रामानंद जी हो गए, ठीक है, तुलसीदास, एकनाथ, कबीर जी, इन ये कुछ एग्जांपल्स याद करके रखो। जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो है विथला टेम्पल, जहाँ पे एकनाथ जी जैसे सेंट्स हुए और उन्होंने काफी काम किया जो सोशल एविल्स थे उनको दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे बताते एंड आफ्टर दैट इसको कंक्लूड कर देते। ठीक है, कि इनकी बताई हुई चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आज भी हमें इनकी संप्रदाय, इनकी जो सेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं एंड इनके रोल को आज भी देखा जाता है। ठीक है, तो इसको कोई करंट में अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू याद आ रही है तो वो यहाँ पे डालते हुए दिखा दो। तो किसी ने पोस्ट किया है, उसके ऊपर आपका ये कमेंट हुआ एक अच्छे सिविल सर्वेंट सर्विसेज के एस्पिरेंट होने के नाते, बाकी लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर करना था। फाइन, दो थोड़ा टाइम लग रहा है बट अभी इसको समझ में हमें अच्छे से आएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोगों को। ओके, ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और सोचिए इसके बारे में। ठीक है, फिर से एक कॉपी लीजिए साइड में and इसको तोड़िए। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझिए, फिर उसके बाद डिमांड ऑफ क्वेश्चन, फिर लिखो प्रेजेंटेशन, फिर लिखो ये कि अलाइन होगा तो अलाइन करने के लिए क्वेश्चन से मेरे पास कौन सा कंटेंट आ रहा है, कंटेंट को हेडिंग क्या होगी, क्या इसके अंदर कोई कीवर्ड था तो उसके लिए क्या कुछ अलग एंगल दिखाना होगा क्या। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन इज इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन played a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India. Discuss. ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन, ठीक है, तभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं और आपको इन वर्ड्स पे सोचना है। देखो, ठीक है, पहला वर्ड कीवर्ड मिल गया आपको स्टेटमेंट से, इंडियन फिलोसफी और ट्रेडिशन। अगर आप इसको समझ पाओगे तो आप आंसर कर पाओगे। अच्छा, सोचो इस पे। प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, एंड देयर आर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि अभी मुझे इन पे सोचना है, अभी बाकी चीजें मत समझो, जो कीवर्ड्स हैं उनको देखो एंड सी की कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट कि अब इसके जो अलग अलग स्टेट जो कीवर्ड्स हैं जो क्वेश्चन के अंदर बोले गए वो मुझे समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या बोलना चाह रहा है ना। तो अभी समझते हैं उसको। ठीक है, तो इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन, इंडियन फिलोसफी और ट्रेडिशन क्या रहा है, सोचो थोड़ा इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आप सोचो। ट्रेडिशंस में जो है इंडियन फिलोसफी में क्या है कि रिलीजियस चीजें, ठीक है, जैसे कि आपकी बुद्धिज्म फिलोसफी हो गई, ठीक है, जैनास फिलोसफी हो गई, ठीक है, हिंदुइज्म की फिलोसफीज हो गई, वेदास वगैरह के वेदांतिक फिलोसफी हो गई, राइट। ट्रेडिशंस में क्या क्या है, ठीक है, जो मान लो डेली लाइफ हुई, कुछ प्रैक्टिसेस हो गई, ठीक है, चाहे वो आपके एनिमल्स वगैरह की चीजें हो गई हों, उनके साथ जो इंटरेक्शन रहा हो, ठीक है, जो स्टोरीज, जैसे स्टोरीज वगैरह, स्टोरीज टेलिंग होती है हर ट्रेडिशंस के अंदर। उसके बाद आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों जो होते हैं, मतलब कि जो प्रैक्टिस में होती हैं, वो चीजें आप थोड़ा सा सोचिए इन कीवर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तभी समझ में आएगा कि कैसे बुद्धिस्ट के आइडियाज, हिंदुइज्म के फिलोसफीज, जैनिज्म की फिलोसफी या कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशन रहा हो, ठीक है, जैसे लगातार यही ट्रेडिशन रहा कि आपको
स्कल्पचर्स अच्छे बनाने हैं, आपको वॉल्स पे अच्छा डेकोरेट करना है, ठीक है, या फिर आपके ये रही है कि एनिमल्स इंपॉर्टेंट है, ट्रीज वगैरह इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेडिशन रहा, ट्रेडिशन में आपकी सोशल लाइफ हो गई, ठीक है, पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो किया जा रहा है, पर्टिकुलर धर्म फॉलो किया जाता है, ये सब चीजें रही हैं। तो वो दिखाओ कि वो पूछ रहा है कि ये चीजें आपने सोच ली, नाउ लिंक विद द क्वेश्चन कि प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग, कह रहा है कि उसको बनाने और उसको शेप करने में हेल्प करिए, किसको, मॉन्यूमेंट्स। तो वो मॉन्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं सोच लो, वही आर्किटेक्चर वगैरह जो आपने बनवा रखे, एंड देयर आर्ट, और उसके अंदर जो आर्ट्स बने, चाहे पेंटिंग्स हो गई, वो सब चीजें हो गई, पेंटिंग्स हो गई, 3D प्रिंट, 3D प्रिंटिंग कह रहा हूँ मैं, पेंटिंग्स हो गई, आपके स्कल्पचर हो गए, आपके पोर्ट्रीज हो गई, ये सब चीजें, ठीक है। तो उसको इन्फ्लुएंस किया है, उसको सेव किया है इन्होंने। तो ये आपको यहाँ पे ये सोचने हैं, ये कैसे सेव कर रहे हैं, इनको जितने मल्टी डायमेंशन सोच लोगे, उतने ज्यादा आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाते जाओ। बस यही क्वेश्चन करना था, आंसर, ठीक है। और इसको डिस्कस करना है, डिस्कस में वही एग्जाम्पल वगैरह के साथ दिखाते जाओ, ओके, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को समझ आ रहा होगा कि अच्छा इसमें क्या क्या है, ओके। नाउ एक चीज है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इसने बोला इन इंडिया, ठीक है, तो इसने ये बोल दिया कि इंडिया के अंदर बताओ कि कैसे इंडियन फिलोसफी ने करा है। तो इस इंडिया के अंदर आप शुरू से लेके अभी तक का दिखा सकते हो, ठीक है, यहाँ एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न टाइम तक, इवन प्रेजेंट टाइम तक, कैसे जो इंडियन पार्लियामेंट बना, वो कैसे इन्फ्लुएंस है इंडियन फिलोसफीज के साथ, वो भी तो मॉन्यूमेंट एक तरीके का बन रहा है। उसके अंदर आर्ट्स आप देखोगे, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि करीब 300 या 400 प्लस उसके अंदर ट्रेडिशंस, जो अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स होती है, वो पूरे इंडिया से मंगवाई गई, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे रहे हैं, एंड उनको जो है गैलरी, जो है आर्ट गैलरी है पार्लियामेंट की, उसके अंदर लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर रही है ना वहां की चीजें। ट्रायंगल जो बनाया गया वो कहीं ना कहीं इट हैज इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन इम्पैक्ट, वास्तु शास्त्र, राइट, वो भी तो एक ट्रेडिशन रहा है, घर बनवाते हो तो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो आपको वही शो करना था इस आंसर के अंदर, ठीक है। चलिए फिर अब हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज है जो आप लोग बाकी चीजें तो समझ गए कि ठीक है डिमांड क्या है, मुझे क्या क्या चीजें लिखनी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपकी अप्रोच क्या होगी, मैं उस लेवल पे बात कर लेता हूँ, जो आपकी प्रेजेंटेशन वाला है, कि आप अपनी आइडियाज को कैसे प्रेजेंट करोगे, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आप इंडियन फिलोसफीज को आप इस तरीके से दिखाओगे कि एक तो हेडिंग सिंपल बनाओगे कि मान लो आपने दिखाया कि रोल ऑफ इंडियन फिलोसफी इन शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट, ठीक है, 15 मार्क्स का है तो 3 पेजेस भरने हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में कुछ आपने बताया इंडियन फिलोसफी और ट्रेडिशंस के बारे में, कैसे क्या है आज, या तो आज के टाइम का इंट्रोडक्शन दे दो या पहले का कभी दे दो, या ये होते क्या है वो बता दो यहाँ पे, एन एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। नाउ वी कम टू द सेकंड हेड, जो हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी, आपने बताया कि रोल ऑफ इंडियन फिलोसफी, एक इसको ब्रेक कर लो, एक तो इंडियन फिलोसफी का ले लो और फिर उसके ट्रेडिशंस का ले लो, या तो एक ही हेडिंग बना लो एंड राइट 10-12 पॉइंट विद एग्जांपल्स एंड फिर कंक्लूड कर दो। एक तो ये अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच क्या हुई, एक जगह आपने क्या किया, इंडियन फिलोसफी लिखी, प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट। दूसरी हेडिंग लिखी, ट्रेडिशन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट। ये भी इस तरीके से भी लिख सकते हो। फर्दर क्या कर सकते हो, मॉन्यूमेंट्स के लिए फिर एक और हेडिंग बनाओ, आर्ट के लिए एक सेपरेट हेडिंग बनाओ, क्योंकि 15 पेज है, 3 पेजेस हमें भरने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपको सच में इसको कुछ और सोच पाना है कि क्या और कोई अप्रोच है, क्योंकि इसके अंदर अभी डिफरेंशिएट कर पाना कंप्लीटली इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन, वो चीजें, ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल है, नहीं तो इसमें टाइम जाएगा सोचने में। या तो आप क्या करोगे, एक हेडिंग पूरी बनाओगे एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे तीनों पेजेस के अंदर यही चल रहा होगा, तो ये थोड़ा मोनोटोनस लग जाता है कि अच्छा ठीक है बस लिख रहे हैं पॉइंट, ओके। अब इसका एक क्या सोच सकते हो आप, इसको आप दिखा सकते हो कि एंशियंट इंडिया के टाइम में क्या था, पहली हेडिंग,
कैसे इन्फ्लुएंस कर रही थी ये चीजें। मिडिवल टाइम के अंदर क्या था वो दिखा सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड हेडिंग मॉडर्न टाइम के अंदर क्या है, और इवन कंक्लूड कर दो इन प्रेजेंट, देखो इंडियन पार्लियामेंट को, ठीक है। तो ये हो गई, इसलिए जो है आपको प्रेजेंटेशंस, आपको स्ट्रक्चरिंग अपने आंसर्स की करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हम धीरे धीरे, अब आज आपने यहाँ पे सीखा कि क्या हिस्ट्री के अंदर मैं इस तरीके से डिविजन्स कर सकता हूँ किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। सो ये एक तरीका है आपका, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अभी सीख लिया है, आगे प्रैक्टिस होगी। दो अभी पहली बार नहीं आइडिया आया होगा, ये चीजें मैंने भी तो कहीं से सीखी होंगी, ठीक है। अब जब भी आता है तो मैं इस एंगल पे सोच पाता हूँ, ठीक है। तब अब इसके अंदर कंटेंट फिट करते जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताते जाओ कि जो भी कल्चर और सोशल लाइफ और जो फिलॉसफी ट्रेडिशंस, ठीक है, जैसे कि आप, जैसे एक क्वेश्चन था पहले, आपने पहले उसी के अंदर क्या कि कैसे बुद्धिस्ट आइडियल्स रिफ्लेक्ट होते हैं मोटिव से, ठीक है। तब उसी का उल्टा है, ठीक है। तो दिखाओ कि कैसे जो जातिका स्टोरी सोसाइटी के अंदर चल रही थी, जो फिलोसफीज के अंदर थी, वो रिफ्लेक्ट होती हुई दिखी, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन में ऐसे बताते हुए चलो, एंड दिखा दो एग्जांपल में जातिका स्टोरीज डिपिक्शन ऑन द मॉन्यूमेंट्स, वहां पे वो आर्ट का काम कर रहे हैं, है ना। स्तूपा आर्ट के अंदर तो था, हमने पढ़ा था, पहला ही क्वेश्चन था। तो यूज देयर थिंग्स इन योर आंसर्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लिख दो इंडियन फिलोसफी, यहाँ पे हेडिंग बना दो एक, इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशंस played significant role in conceiving and shaping monuments and their art in India, ठीक है। ये हेडिंग बना दी। एंड नाउ कम टू फर्स्ट पार्ट, ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया, एंशियंट टाइम, इस तरीके से लिख दो। एंड नाउ स्टार्ट राइटिंग इट। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास, ठीक है, किसके बेसिस पे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास, किन आइडियल्स के बेसिस पे, किन फिलोसफीज के बेसिस पे, बुद्धिज्म की फिलोसफी के बेसिस पे, उनके आइडियल्स के बेसिस पे, ठीक है। किसका इन्फ्लुएंस पड़ा था, बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस पड़ा था, तभी तो अशोका ने बनवाया, ठीक है। ऐसी चैतन्य चैत्यास एंड विहारास, ठीक है, कौन से ट्रेडिशन पे था, है ना, श्रमण, कि कुछ लोग जो सब कुछ छोड़ छाड़ के चलते हैं, उनके लिए कुछ जगह तो होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी जो अजंता केव्स, एलोरा केव्स, इस पे किसका इन्फ्लुएंस है, बुद्धिज्म फिलोसफी का। इस पे किसका, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलर आइडियाज, राइट, ठीक है। अभी जैसे इसके अंदर बात करो, ये आंसर हैवी कैसे बनेगा, जनरल पॉइंट नहीं, जैसे आप लोग पढ़ते ही हैं, पढ़ाया होगा एलोरा केव्स के अंदर की जैसे आर्ट होती है किस तरीके की, रावणा सेकिंग कैलाश माउंटेन। तो ये आर्ट कहाँ से आई है, हिंदुइज्म की फिलोसफीज और उनके ट्रेडिशन से ही तो आई है। उनके उनकी थ्योरीज जो एपिक्स हैं, उन्हीं से तो उठ करके आई हैं। केव नंबर 34 जो एलोरा के अंदर है, किसको बिलोंग करती है, जैनिज्म को। कौन से सेक्ट को, हीनियन सेक्ट को, ठीक है। तो केवल्य ज्ञान को, केवल्य ज्ञान जो है और 24 तीर्थंकर हैं, उन्हीं को तो रिप्रेजेंट किया गया है, उन्हीं की टीचिंग्स को यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। ऐसी आप यहाँ पे जो बताओगे कि कैसे जो जो आर्ट ऑफ एनिमल्स हैं, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसके अंदर किसका इन्फ्लुएंस है, हिंदू माइथोलॉजीज का, ठीक है, हिंदू टेक्स्ट बुक्स का, हिंदू ट्रेडिशंस का, राइट, टेम्पल्स के अंदर। तो ओके, तो वो चीजें आप थोड़ी सी बताते जाओ आर्किटेक्चर को, और वो लिंक करते जाओ कैसे कैसे हैं, और एग्जांपल दिखाओ। जैसे इस साल पूछा हुआ था ना कि बुल और लायन का इंडियन माइथोलॉजी में क्या इन्फ्लुएंस, मतलब कि
किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट दिखाए गए हैं। तो वही चीजें यहाँ पे अब उसी का उल्टा देखा गया है। तो आप देख रहे होंगे पैटर्न, तभी अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। इसी तरीके की जब भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो, फिलोसफी पढ़ रहे हो, थोड़ा सा लिंक करके देखोगे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है उस टाइम के सोसाइटी के। ठीक है, जो हमारी आज के बारे में हम सोसाइटीज को जान पाते हैं वो इंस्क्रिप्शंस के द्वारा ही तो जान पाते हैं। उनकी चीजें बनाई गई हैं उन्हीं के द्वारा, तो हम समझ पाते हैं कि इंडस आईवीसी कितना अच्छा था, है ना। तो वो उनकी बनाई गई पैटर्न, किस तरीके से उन्होंने सिटीज बनाई, उनके बेसिस पे हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्यों, क्योंकि हम समझते हैं कि जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है किसका, जो सोसाइटी की उस टाइम की फिलोसफीज होती हैं, जो उस टाइम वो टाइम की ट्रेडिशंस होते हैं, दे आर रिफ्लेक्टेड इन द आर्ट एंड मॉन्यूमेंट। चाहे वो मेसोलिथिक पीरियड हो, चाहे वो भीमबेटका केव्स के अंदर जो बनाई गई पेंटिंग्स हो, है ना। तो जो आर्ट उस टाइम पे बनाई गई है, अभी उसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो उस टाइम के आर्ट जो है वो दिखाती है ना उस टाइम की सोशल लाइफ, उस टाइम के ट्रेडिशंस को। तो वही चीज आपको पूरे पेपर के अंदर डिस्कस करना था। ऐसी वास्तुशास्त्र वो वो इन्फ्लुएंस करती है मॉन्यूमेंट्स जो आर्ट्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, कि जैसे ईस्ट ईस्ट के अंदर बना रहे हो तो सन टेम्पल के लिए इस तरीके से। ठीक है, फिर ऐसी आपको अगली हेडिंग के अंदर मिडवल पीरियड बनाना था। इसके अंदर अब बात करो कैसे जब इस्लामिक रूल आया तो जो लिंटल स्टाइल था आर्किटेक्चर के अंदर, नाउ दैट कन्वर्टेड इनटू दिस कर्व्ड तरीके से स्पेरिकल हो गया। डोम का शुरुआत हुआ जो उसके अंदर इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जाली वर्क आ गया जो लाइट को दिखाता है, जो फिलोसफी इस्लामिक फिलोसफी से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनाई गई, वो उनसे इंस्पायर्ड है, कहाँ पे, जो फतेहपुर सीकरी के अंदर है। राइट, तो ये सब चीजें आप तो पढ़ते ही अपने बुक्स के अंदर, तो वही आपको यहाँ पे शो करना था। फिर उसके बाद आप देखते हो वर्सेस लिखी गई हैं कुरान की, है ना, तो वो इन्फ्लुएंस कर रही है ना उनके आर्ट के अंदर। ठीक है, हम्म। उसके बाद जैसे जंतर मंतर, ये चीजें ये बनाया गया, तो अभी इसको ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, वेदास से, मिडवल टाइम के अंदर जो था। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी की वेदास के अंदर जो चीजें बोली गई थी उन्हीं के द्वारा दिखाया गया कि देखो पहले से ये चीजें ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का काम कर सकती हैं, ये पहले से थी चीजें। तो इंस्पायर्ड कहाँ है, अगर आप इनके नाम पढ़ोगे ना तो नाम में वेदास वाले नाम ही आते हैं इसके अंदर। चक्र यंत्र और जितने भी यंत्र वगैरह हैं सब आपको वेदास वाले दिखेंगे। ठीक है, ऐसी पेंटिंग्स आप देखते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपको मॉडर्न का दिखाना था कि किस तरीके से जो सेकुलर आइडियाज हैं, ठीक है, सर्वधर्म संभाव है, वो सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं बिल्डिंग्स के अंदर। ठीक है, वास्तुशास्त्र की चीजें अभी भी देखने को मिलती हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी वगैरह, वो सब चीजें कौन सी फिलोसफी से इंस्पायर्ड है आज के टाइम में, है ना। रामानुजा की फिलोसफी से इंस्पायर्ड है, आचार्य रामानुजा, है ना। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर आंसर दिखाना था। हाउएवर आप क्योंकि डिस्कस बोला है तो इसके अंदर एक एंगल और दिखा सकते हो, किस चीज का, कि देखो आउटर इन्फ्लुएंस भी देखने को थोड़ा बहुत मिलता है, सिर्फ इंडियन इंडियन फिलोसफी ही नहीं है। ठीक है, जैसे आगे चल करके इंडो गोथिक वगैरह आ गए। ठीक है, फिर कुछ स्कल्पचर पर्सनालिटी बेस्ड रहते हैं। ठीक है, जैसे लोटस टेम्पल है। ठीक है, वो बहेइज्म फिलोसफी पे है। ठीक है, हाई राइजिंग बिल्डिंग है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्कियोलॉजी इनके बेसिस पे, फॉरेन टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे। तो ये इसका लेकिन बहुत शॉर्ट पार्ट होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट, कि बस आप दिखा दो कि अच्छा ये एक एंगल है जो मैं सोच पा रहा हूँ, है ना। गलत नहीं है, लेकिन ये आप इस तरीके से, क्योंकि डिस्कस बोला है तो डिस्कस में आप कोई एक एंगल अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो इस तरीके से भी। ठीक है, एंड कंक्लूड करना चाहते हो तो पार्लियामेंट से इसको कंक्लूड कर देना। ठीक है,
तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए यही रोकते हैं और आपको ये सीरीज जो है कंटिन्यू रखते रहेंगे, मतलब कि कोशिश करेंगे हर दूसरे दिन आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहें। एंड यू आप लोग क्या है कि इसको समझते रहिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अभी जब हम फिर से मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अभी 1 आवर से ज्यादा हो रहा है टाइम, तो हम फिर से इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग तैयार रहिएगा, देखिएगा कि क्या इसके अंदर कुछ आप अलग सोच पा रहे हैं। खासकर यहाँ पे मेन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है, इस पे सोचिएगा। ठीक है, इसमें कोई एक आध एक्स्ट्रा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने एक डायमेंशन सोच के बताया कि देखो आउटर इन्फ्लुएंस भी, तो क्या यहाँ पे आप कुछ ऐसा सोच पा रहे हैं? अगर होगा तो इस वीडियो के अंदर आप इसके बारे में भी थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्या कुछ अलग सोच पा रहे हैं? जैसे सिंपल बोला हुआ है, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड। ठीक है, कंट्रीब्यूशन सब बताएंगे। तो क्या कितने टाइप के कंट्रीब्यूशन है, क्या कुछ अलग टाइप का सोच पा रहे हो? वेरी रेयर पीपल कैन थिंक ऑफ दैट। ठीक है, चलिए फिर से हम मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड कनेक्टिंग विद अस। ओके, बाय, जय हिंद।